गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। की हाल चाल? हाई फाई करोगे? पक्का पक्का हाथ आके करो। ये लो हाई फाई ले लो पहले। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर। आप सुनाओ। बस आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपकी विशेष है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। एक बार फिर अपनी पूरी फैमिली के सामने आ चुका हूँ। जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 यहाँ पे लेके 4 अमेंडमेंट क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं और चारों अमेंडमेंट क्लास मैंने टॉपिक वाइज डाली हैं। उम्मीद करूंगा चारों में कोई डाउट आपको होंगे नहीं। सबसे खुशी की बात पता है क्या है? कि आपके डाउट्स बहुत कम आ रहे हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है, बहुत सारे बड़े लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि सर जो 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास थी ना, अगर वो हम ना देखते तो अमेंडमेंट हमें समझ में ही ना आती। तो आज बस भगवान से मैं यही दुआ दोबारा से करूंगा कि मेरी पूरी फैमिली को इस बार दिसंबर एग्जाम में वो जरूर निकाले। अगर कोई बच्चा ऑनेस्टी से तैयारी कर रहा है ना, उसका इस बार एग्जाम रुकना नहीं चाहिए। चलो इधर सुना ध्यान से। अब आज के अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 में हमें क्या करना है? अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 में एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है, दैट इज पेमेंट ऑफ जीएसटी। इसमें जो अमेंडमेंट आई है ना, मैं लिख के देने को तैयार हूं, चाहे वो एग्जाम सीए के हैं, चाहे वो सीएस के हैं, चाहे वो सीएमए के हैं। 200% क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है, इतनी जबरदस्त अमेंडमेंट आई है। अब इस अमेंडमेंट को मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्यों कह रहा हूं, आपको दिखाऊंगा इसमें अमेंडमेंट क्या आई है। और अमेंडमेंट भी एक नहीं आई, इस चैप्टर में टोटल मिला के 3 अमेंडमेंट आई हैं और तीनों ही अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सेशन मेरा 40 मिनट का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी होगा, 50 मिनट का भी होगा। वो डिपेंड करेगा कि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन मेरे दिल से नहीं आएगी ना, इस सेशन को हम चला के रखेंगे। अच्छा, इससे पहले ना आप मुझे इतना बता दो बस, अभी तक हमने 4 अमेंडमेंट क्लास की हैं। उन 4 अमेंडमेंट क्लास में हमने 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले अमेंडमेंट क्लास में एक तो हमने अमेंडमेंट की थी आईटीसी की, दूसरे अमेंडमेंट क्लास में टॉपिक हमने किया आरसीएम का, तीसरे अमेंडमेंट क्लास में टॉपिक हमने किया वैल्यूएशन का, फोर्थ अमेंडमेंट क्लास में हमने टॉपिक किया रिटर्न और ईवे बिल की जो अमेंडमेंट थी वो हमने फोर्थ अमेंडमेंट क्लास में कंप्लीट कर दी। अब अगर मैं आईटीसी की बात करता हूं सर, आईटीसी के चैप्टर में 2 अमेंडमेंट आई थी। एक अमेंडमेंट सभी के लिए एप्लीकेबल थी और एक अमेंडमेंट बड़े भाई बहन के लिए एप्लीकेबल थी। एक अमेंडमेंट सबके लिए एप्लीकेबल कौन सी थी? जो परसेंटेज आपने पहले 20% पढ़ी थी, अब वो परसेंटेज 10% हो चुकी है। मतलब जितने इनवॉइस अपलोड करोगे उसका पूरा आईटीसी मिलेगा, जो अपलोड नहीं करोगे उसका 10% तक मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। ये सारी बातें हमने वहां पे की थी। फिर सेकंड अमेंडमेंट रूल नंबर 43 के अंदर थी, वो सारी बातें आपने देख ली होंगी। आरसीएम के अंदर एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होता है उसके अंदर अगर 12% वाला इनवॉइस चार्ज नहीं करोगे उस केस में आपका रिवर्स चार्ज लगेगा, बट प्रोवाइडेड अगर आपने सर्विस दी हो बॉडी कॉर्पोरेट को, और सर्विस दी किसने हो? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर सर्विस दी होगी। तो ये अमेंडमेंट हमने वहां पे की थी। फिर अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 वैल्यूएशन, उसके अंदर रूल नंबर 31 कैपिटल है। लॉटरी वाले केस में एक ही रेट एप्लीकेबल हो गया 28%। उस केस में हमें वैल्यू निकालनी है और 28% कैसे निकालते हैं? हायर ऑफ द फेस वैल्यू, और जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी उनमें से हायर वैल्यू के बेस पे आप यहां पे वैल्यू निकाल दोगे। ये सारी बातें हमने वैल्यूएशन में की थी, एक बार जाके क्लास देख लेना। फिर अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 में रिटर्न की ड्यू डेट के अंदर मैंने कहा था चेंज आया है, बट वो चेंज मे बी एग्जाम के एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वो स्टेट वाइज है। बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ डेट में 20 तारीख है, कुछ 22 तारीख है, कुछ 24 तारीख है, वो डिपेंड करता है उसकी टर्नओवर कितनी है। वो सारी बातें मैंने वहां पे की थी। फिर कॉम्पोजिट स्कीम वाले की रिटर्न एनुअली जाती है, अगर पेमेंट की बात करूंगा वो क्वार्टरली जाती है। वो सारी बातें भी हमने वहां पे की थी। ईवे बिल के अंदर एक छोटा सा चेंज आया था कि ईवे बिल कुछ केस में आप ईवे बिल जनरेट ही नहीं कर पाओगे, हम आपकी वेबसाइट ब्लॉक कर देंगे। वो 3 केस आपको बताए थे। अगर आप कॉम्पोजिट वाले हो, आप स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तो आपकी ईवे बिल जनरेशन रोक देंगे। दूसरा केस कहा था कि अगर आप नॉर्मल वाले हो, आप लगातार 2 रिटर्न फाइल नहीं करते, ईवे बिल रोक देंगे। अगर आप जीएसटीआर 1 में इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करते लगातार 2 बार, तो आपकी ईवे बिल जो होगा वो हम क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। ये सारी अमेंडमेंट अभी तक हमने की है। तो ये मैंने फटाफट से रिवीजन करवा दी क्योंकि कुछ बच्चे लेट आते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं बातें करते हुए, तो 3-4 मिनट में आपकी रिवीजन भी हो चुकी है। जो 4 अमेंडमेंट क्लास है उसको 4 मिनट के अंदर हमने रिवाइज कर लिया। अब 5वें मिनट से हम अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पेमेंट ऑफ जीएसटी। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं पेमेंट ऑफ जीएसटी की बात करूंगा ना, तो सबसे पहला सेक्शन जो है आपके सामने जिसमें अमेंडमेंट आई है, सेक्शन नंबर 49। अब अगर आपको ध्यान आ रहा, सेक्शन नंबर 49 जब हमने क्लास में किया था ना, तो सेक्शन 49 के अंदर मैंने कहा था कि जब भी आप गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाओगे तो उस जीएसटी की पेमेंट कैसे करोगे, वो सारी की सारी बातें आपके सेक्शन नंबर 49 में आती हैं। अब एक बच्चा मेरे सामने बैठा, बच्चा ये बात कहता है, यार सर ने कहा तो था कि जब भी हम जीएसटी पे करने जाते हैं तो उस केस में हम क्रेडिट लेजर यूज करते हैं, और अगर क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस नहीं बचता फिर हम कैश लेजर यूज करते हैं। तो अगर क्रेडिट लेजर यूज करने के बाद जो बैलेंस बचेगा फिर हम कैश लेजर में से पे करेंगे। तो अमेंडमेंट आई किस में? अमेंडमेंट आई है कि जो बैलेंस कैश लेजर में है उसको यूज कैसे करना है। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, जो बैलेंस आपका क्रेडिट लेजर में है, मैं दोबारा बोलूंगा सर,
जो बैलेंस आपका क्रेडिट लेजर में है उसको यूज कैसे करेंगे, वो तो पहले भी सेम था, आज भी सेम है। और मुझे नहीं पता मेरी सामने जितने बच्चे बैठे हैं उनको ध्यान आ रहा हो कि आईजीएसटी क्रेडिट आप यूज करोगे फर्स्ट आईजीएसटी में, और सेकंड यूज करोगे सीजीएसटी एसजीएसटी एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी। फिर सीजीएसटी यूज करोगे फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी, और एसजीएसटी यूज करोगे फर्स्ट एसजीएसटी देन आईजीएसटी। ये आज भी वैसे है, कल भी वैसे है और आज भी वही है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई। और ऑर्डर आप सब जानते हो, पहले हम आईजीएसटी खत्म करेंगे, फिर हम सीजीएसटी खत्म करेंगे, फिर हम एसजीएसटी खत्म करेंगे। ये सारी बातें अपने क्लास में की है। अब मेन मुद्दा निकल कहता है कि अगर क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस था वो मेरा खत्म हो गया, बट लाइबिलिटी मेरी अभी भी बची है। क्रेडिट लेजर का बैलेंस मेरा खत्म हो गया बट लाइबिलिटी मेरी अभी भी बची है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कैश लेजर। अब बहुत ध्यान सुनना, इसमें अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक लो क्या था पहले वो बताऊंगा, फिर क्या प्रॉब्लम आती थी वो बताऊंगा, फिर लो में अमेंडमेंट क्या आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। इधर सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं जी। एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से पढ़ना। एग्जाम्पल यहां पे ये है कि आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी यहां पे दी हुई है जी 40,000 पे आईजीएसटी, 35,000 पे सीजीएसटी और 38,000 पे एसजीएसटी। और बैलेंस इन क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना बचा है, 32,000 पे आईजीएसटी का है, 30,000 पे सीजीएसटी का है और 35,000 पे एसजीएसटी का है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्रेडिट लेजर आपके सामने है, लाइबिलिटी आपके सामने है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट लेजर से पहले लाइबिलिटी खत्म करोगे। सबसे पहले क्रेडिट कौन सा उठाओगे, आईजीएसटी का। तो अगर आईजीएसटी को मैं इससे खत्म करूंगा तो मेरा आईजीएसटी की लाइबिलिटी जो मेरी बैलेंस बच जाएगी वो मेरी बैलेंस कितनी बच जाएगी, 8,000 पे। और कैश लेजर में कितना बैलेंस बचा है वो आपको दिया हुआ है कि हमारा कैश लेजर में ना इतना बैलेंस बचा हुआ है, ये आपके सामने यहाँ पे है। उसके बाद अगर मैं सीजीएसटी की क्रेडिट को सीजीएसटी की लाइबिलिटी से खत्म करूंगा तो मेरी 5,000 रुपए की लाइबिलिटी बचेगी और यहां पर मेरी 3,000 रुपए की लाइबिलिटी बचेगी। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी कितनी बच रही है, एक बार चेक करते नहीं। 8,000 रुपए का मेरा आईजीएसटी बच रहा है जो मुझे गवर्नमेंट को देना है, 5,000 रुपए का मेरा सीजीएसटी बच रहा है जो मुझे गवर्नमेंट को देना है, और 3,000 रुपए का मेरा एसजीएसटी बच रहा है जो मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब बच्चा ये बात कहता है सर दिक्कत क्या आ रही है, आपके पास कैश लेजर पड़ा तो है तो पेमेंट आप कैश लेजर में से कर दो। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वो ध्यान सुनना, जो कैश लेजर है, कैश लेजर में आईजीएसटी के अकाउंट के अंदर पड़े हैं 6,000 रुपए, सीजीएसटी के अकाउंट के अंदर पड़े हैं 10,000 रुपए और एसजीएसटी के अकाउंट में पड़े हैं 2,000 रुपए। अब यहां पे मुझे आईजीएसटी की पेमेंट करनी कितनी है, 8,000, और आईजीएसटी में कैश लेजर जो है उसका बैलेंस कितना शो कर रहा है, 6,000, मतलब 2,000 रुपए मेरे कम पड़े हैं आईजीएसटी के कैश लेजर में। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार दोबारा समझाऊंगा कि मुझे गवर्नमेंट को 8,000 रुपए आईजीएसटी देना है, मुझे गवर्नमेंट को 8,000 रुपए आईजीएसटी देना है, बट कैश लेजर जो है उसमें आईजीएसटी का बैलेंस शो कर रहा है 6,000 रुपए, तो मुझे 2,000 रुपए कम पड़ रहे हैं कैश लेजर में, किसके, आईजीएसटी के। यहां पे सीजीएसटी मुझे देना 5,000 रुपए है, बट सीजीएसटी का जो कैश लेजर है उसमें शो कर रहा है 10,000 रुपए, तो भाई 5,000 रुपए ज्यादा पड़े हैं किसमें, कैश लेजर में, किसके, सीजीएसटी के। और यहां पे 3,000 रुपए है, कैश लेजर में कितना बैलेंस बचा है, 2,000 रुपए, तो यहां पे 1,000 रुपए कम पड़े हैं। अब बच्चा कहता है सर तो यहां पे जहां पे आपके 2,000 रुपए कम पड़े हैं तो इसमें कैश लेजर में जमा करवा दो। एक बच्चा कहता है भाई तू पागल तो नहीं हो गया, जब 5,000 रुपए यहां तेरे सीजीएसटी के बैलेंस बचे हैं तो इसको यहां पे यूज कर ले, इसको यहां पे यूज कर ले, तेरा यहां पे बैलेंस 2,000 रुपए कैश लेजर बच जाएगा। अब दूसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं यार ऐसा थोड़ा होगा कि जब आईजीएसटी का पेमेंट करनी है तो हमें कैश लेजर जो होगा वो तो आईजीएसटी में जमा करवाना पड़ेगा ना। अब तीसरा बच्चा कहता है भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये सर करा क्या रहे हैं। इधर सुना ध्यान से, अब मैं 2 मिनट आपके लूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा पूरी फैमिली चुपचाप यहां पे सुने, क्योंकि अगर इनमें से क्वेश्चन बन गया ना आप यहां पे गलती करके आओगे, अमेंडमेंट बहुत बड़ी है, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी गलती करके आए। सबसे पहले तो ये बताओ कि यहां पे आपकी लाइबिलिटी है, यहां क्रेडिट है, क्रेडिट को लाइबिलिटी से आपने सेट ऑफ किया तो आपकी बैलेंस लाइबिलिटी बच गई क्योंकि क्रेडिट मेरा कम था। अब यहां पे मेरी बच गई बैलेंस लाइबिलिटी इतनी, मेरे पास कैश लेजर में बैलेंस बचा है, कैश लेजर में बैलेंस है, बट अगर मैं कैश लेजर का बैलेंस खत्म करता हूं ना तो यहां पे मेरा 2,000 रुपए कम पड़ गया आईजीएसटी का, यहां 5,000 रुपए ज्यादा है सीजीएसटी का और यहां पे 1,000 रुपए कम पड़ गया एसजीएसटी का। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो सीजीएसटी का कैश लेजर है, जो सीजीएसटी का कैश लेजर है, क्या उसके बैलेंस को मैं आईजीएसटी की लाइबिलिटी में यूज कर सकता हूं?
जो सीजीएसटी का कैश लेजर है, क्या उसके बैलेंस को मैं एसजीएसटी की लाइबिलिटी में यूज कर सकता हूं? एक बच्चा बोल पड़ा, कहता सर सीजीएसटी को आईजीएसटी में तो यूज कर सकते हैं, बट सीजीएसटी को एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते। आपने हमें क्लास में कहा था कि सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में यूज नहीं होता और एसजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी में यूज नहीं होता। मेरे मेहरून कलर के बच्चे, मेरे पबजी, मेरे पीजीबीपी, याद करो ये बातें मैंने आपको क्रेडिट लेजर के अंदर बोली थी, कैश लेजर के अंदर नहीं बोली थी। ये जो आपने मुझे बातें बोली हैं कि ये वाला क्रेडिट इससे खत्म नहीं हो सकता, ये वाला क्रेडिट इससे खत्म नहीं हो सकता, ये सारी बातें आप मुझे पता है कौन सी बोल रहे हो? क्रेडिट की बोल रहे हो, कैश की नहीं। आप यदि है ना, कैश की नहीं मैंने बात की थी। अगर आप नोट्स जाके चेक करोगे तो कौन सा क्रेडिट कैसे यूज करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अगर कैश लेजर में जो बैलेंस है, क्या उसको आपस में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बातें आपको नहीं बताई थी। अब सुना ध्यान से, अब क्या हुआ था प्रैक्टिकल लाइफ में ना, अभी तक गवर्नमेंट ये बात बोलती थी भाई कैश लेजर में जिसका जो बैलेंस होगा उसी की लाइबिलिटी में यूज होगा। अगर बैलेंस कम पड़ जाएगा तो उस खाते में आपको और जमा कराना पड़ेगा। इट मींस होता पता क्या है, जैसे आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। अब मान लो यहां पे कैश लेजर है, प्लीज ध्यान सुनना, यहां पे कैश लेजर है, ये एक तरफ आईजीएसटी है, एक तरफ सीजीएसटी है, एक तरफ एसजीएसटी है। आईजीएसटी कैश लेजर में शो कर रहे हैं मान लो 6000 पे, सीजीएसटी के कैश लेजर में शो कर रहे हैं 10,000 पे, एसजीएसटी कैश लेजर में शो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2000 पे। अब इसमें 6000 पे शो कर रहे हैं, बट मुझे आईजीएसटी की लाइबिलिटी देनी है 8000 पे, तो 2000 पे कम पड़ रहे हैं ना। तो अभी तक गवर्नमेंट ने बात बोलती थी, हेलो विवेक, ये 2000 पे तो कहीं और से नहीं लेगा, 2000 पे इसमें जमा करवा तू, इस कैश लेजर में जमा करा आईजीएसटी के, फिर लाइबिलिटी पूरी खत्म होगी। दूसरे बच्चे ने बोला सर सीजीएसटी का कैश लेजर बैलेंस बचा तो है, आप इसको यूज कर लो। गवर्नमेंट कहती थी ना, गवर्नमेंट ये बात कहती थी कैश लेजर में जिसके नाम से बैलेंस होगा उसी की लाइबिलिटी का भुगतान होगा। अगर लाइबिलिटी बची है तो तुम्हें कैश दोबारा जमा कराना पड़ेगा उसके नाम से। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों ने कहा गवर्नमेंट को, भैया हो क्या गया कि पैसा हमारा है और हमारा पैसा कैश लेजर के अंदर पड़ा है, चाहे वो कहीं पर भी पड़ा, भैया पैसा तो हमारा है, ये क्रेडिट तो है नहीं। हाँ भाई, तुमने क्रेडिट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, तुम्हारी बात समझ में आती है। लोगों ने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट क्या कर रहे हो तुम कि तुमने क्रेडिट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। तुमने बोला ये वाला क्रेडिट ऐसे यूज होगा, हमने बात मान ली। ये वाला क्रेडिट पहले यूज होगा, हमने बात मान ली। ये वाला क्रेडिट तुम ऐसे यूज नहीं करोगे, हमने बात मान ली। भैया बट कैश तो हमारा है, कैश तो हमारा है, कैश हमने जमा कराया है। और सोच के बोला अगर कैश मान लो हमने जमा करवा दिया, अब आईजीएसटी में पड़ा है, सीजीएसटी में पड़ा है, एसजीएसटी में पड़ा है, कैश तो हमारा ही, हम कहीं पर भी रखें। अब अगर कैश हमारा है, उसको तुम क्रॉस सेट ऑफ करने में कैसे मना कर सकते हो? बट अभी तक गवर्नमेंट ये बात बोलती थी ऐसा ही होगा, जिसके नाम से बैलेंस पड़ा होगा वही लाइबिलिटी खत्म होगी। एक बच्चा कहता है सर आपने हमें कहा था कि लाइबिलिटी तो इंटरेस्ट होती है, पेनल्टी भी होती है, फीस भी होती है, तो अगर इंटरेस्ट के नाम से कोई बैलेंस हमने जमा कराया तो उसे इंटरेस्ट की ही पेमेंट होगी। यस, इंटरेस्ट की ही पेमेंट होगी। रटने वाला बच्चा, मेरी पूरी फैमिली का बच्चा ध्यान दे दे सर, कैश लेजर में जिस नाम से जो बैलेंस होगा उसी की लाइबिलिटी का भुगतान होगा और कोई लाइबिलिटी का भुगतान नहीं होगा। ये अभी तक का लो था। और जब सभी लोग परेशान हो गए, जितने भी एसएससी थे इंडिया के, सब परेशान हो गए और सब मिलकर गए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से बोला, गवर्नमेंट ने कहा क्या हुआ? उसने कहा ऐसे 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 ऐसे। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है कि भैया पैसा तो तुम्हारा ही है, और अगर पैसा तुम्हारा है और उसको यूज करने में हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। पहले ही कंप्लाइंस इतने ज्यादा हैं और अगर और हम प्रॉब्लम क्रिएट कर दें तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने सेक्शन 49 का सब सेक्शन 10 और 11 ये दोनों अमेंड किए, और यहां पे अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जैसे मर्जी सेट ऑफ कर लो कैश लेजर का बैलेंस, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। जैसे मर्जी सेट ऑफ कर लो कैश लेजर का बैलेंस, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। जैसे मर्जी सेट ऑफ कर लो कैश लेजर का बैलेंस, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता अच्छा हो भाई साहब, एक बार दोबारा से हाईफाई कर लो, इट मींस अब सीजीएसटी क्रेडिट एसजीएसटी की पेमेंट में यूज हो जाएगा। मैंने कहा इधर आ मेरे नोनू, मार खाओगे कैमरे के अंदर से। बच्चा कह रहा क्या हो गया सर? एक बात तुमने नालायक सोच के बताओ, क्या मैंने क्रेडिट की बात की है? क्या मैंने क्रेडिट लेजर की बात की है या कैश लेजर की बात की है? सर बातें कैश लेजर की चल रही हैं।
ये कई नालायक बच्चे हैं जिनका ध्यान अभी अमेंडमेंट क्लास में नहीं, आधे बच्चे उठ के भाग गए हैं, आधे अभी सुन रहे हैं, आधे कह रहे इतना टाइम हमारे पास नहीं है सर, हमारी मोदी साहब से मीटिंग है। आप पहले आते बता देते ना 2 मिनट के अंदर कैश लेजर कैसे भी यूज कर लो, क्यों इतना बड़ा स्यापा क्रिएट करते हो? क्या करूं? प्रॉब्लम है सर, स्टार्टिंग से ही है, जब से सीए करा तब से प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, जब तक मैं सही तरीके से ना बैठ के पढ़ूं तो भी मुझे समझ नहीं आता था, और अब भी ये प्रॉब्लम है कि अपनी फैमिली के बच्चों को ना सही तरह समझाऊं तो भी मुझे रात को नींद नहीं आती। अब कई बच्चों को होता है रटवाने वाला काम कि भैया ये बताओ अमेंडमेंट है क्या, 2 मिनट में खत्म करो, बट मेरे साथ वो काम नहीं है। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूं आपसे, बट जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें पता उनका नुकसान कितना हो रहा है, बट जो यहाँ पे हैं इतनी गारंटी दे रहा हूं सर, ये अमेंडमेंट चाहे आप आगे जाके समझा भी देना ना तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतनी बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। तो मेनली बस ये बात ध्यान देना कि अभी तक कैश लेजर में जिसके नाम से बैलेंस होता था उसी की लाइबिलिटी का भुगतान करते थे, अब गवर्नमेंट ने आपस में सेट ऑफ अलाउड कर दिया। एक बच्चा बोल पड़ा इट मीन सीजीएसटी का कैश लेजर का बैलेंस क्या एसजीएसटी की लाइबिलिटी में जा सकता है? यस। क्या एसजीएसटी कैश लेजर का बैलेंस सीजीएसटी में जा सकता है? यस। क्या आईजीएसटी कैश लेजर का बैलेंस क्या सीजीएसटी में जा सकता है? यस। सर आईजीएसटी में बैलेंस बचा है बट वो इंटरेस्ट के नाम से है, तो आईजीएसटी के इंटरेस्ट का जो बैलेंस है क्या वो सीजीएसटी की लाइबिलिटी में जा सकता है? आंसर इज यस। आपको एक चीज दिखाऊं, मुझे नहीं पता कितने बच्चे ऑफिस में काम कर रहे होंगे या कितने बच्चों ने जीएसटी पोर्टल कभी देखा होगा। कभी जीएसटी पोर्टल अगर कभी आपने देखा हो या कभी ऑनलाइन काम किया हो तो पता होगा, नहीं तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका सामने देखो, ये जीएसटी पोर्टल पे आप जाओगे, आपके फादर का अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो एक काम ऐसा करना, आज उनकी लॉगिन कर देना, कैश लेजर में जाना, कैश लेजर आपको ऐसा शो होता है। ये जीएसटी पोर्टल पे, ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, एग्जाम में किसी काम का नहीं है, एग्जाम में बन के नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली ताकि आप लाइफ में कभी भूल ही ना पाओ। प्रैक्टिकली जो कैश लेजर जो होता है ना जीएसटी पोर्टल पे वो ऐसा दिखता है। देखो यहाँ पे आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, ये सेस है, और फिर आईजीएसटी में उसका टैक्स, उसका इंटरेस्ट, उसकी फीस, उसकी पेनल्टी, और कुछ अगर और पे करना है तो ये रो हो गई, वो कॉलम हो गए। ऐसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, ये सारा हो गया। अब यहां पे बहुत ध्यान सुनना, कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। अब यहां पे जैसे देखो, यहां पे ना फॉर एग्जांपल मेरे 400 रुपए का ये बैलेंस बचा है, 400 रुपए का बैलेंस बचा है, और यहां पे बैलेंस बचा है 600 रुपए का, ठीक है जी, और यहां पे बैलेंस बचा है मान लो 500 रुपए का, ठीक है, ये बैलेंस बचा हुआ है। अब बहुत ध्यान सुना, बहुत ध्यान सुना, ये मेरा बैलेंस बचा है, बट अब यहां पे ये तो मेरा बैलेंस बचा हुआ है टैक्स का। अब यहां पे ना मान लो मुझे इसकी लाइबिलिटी पे करनी है 800 रुपए, मुझे इसकी लाइबिलिटी 800 पे करनी है, और इसकी लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल मुझे पे करनी है 500। अब सोच के बोलना, इसकी 800 पे करनी है, 500 बचे हैं तो ये यहां पे खत्म कर दूंगा, 300 मुझे और चाहिए, यहां 400 बचे हैं, 500 करने हैं तो 100 मुझे और चाहिए। अब ये मान लो आईजीएसटी मुझे पे नहीं करना, कैश लेजर के अंदर बैलेंस शो कर रहा है 600 रुपए का, तो क्या इस 600 रुपए को मैं यहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं? पहले नहीं होता था, अब हो जाएगा। अब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, आईजीएसटी के इंटरेस्ट के अगर 300 रुपए हैं और मुझे इसके 100 रुपए की, ये देखो यहां पे 100 रुपए की लाइबिलिटी है और यहां 300 रुपए का बैलेंस बचा है, तो इस इंटरेस्ट के बैलेंस को भी मैं यहां यूज कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, आप इसको ऐसे वैसे कैसे, मैंने नहीं फाऊ शू फा दी खा खू खा ही कैसे भी यूज कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, कैश लेजर में इंटर हेड ट्रांसफर अलाउड है, इंट्रा हेड ट्रांसफर भी अलाउड है। जो रिस्ट्रिक्शन पहले थी अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, फ्रीली ट्रांसफरेबल कर दिया, फ्रीली ट्रांसफरेबल कर दिया, ठीक है। अच्छा अब एक बात सोच के बोलना, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो, ध्यान सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना, अभी जाना मत, मेरे काके भी 2 अमेंडमेंट और पड़ी हैं, ध्यान रखना, अभी 2 अमेंडमेंट और पड़ी हैं और इस अमेंडमेंट में भी 5 मिनट का और टाइम लगेगा। अभी एक बात मुझे सोच के बताओ, यहां पे मान लो आईजीएसटी का मेरा बैलेंस बचा है, आईजीएसटी का मेरा बैलेंस बचा हुआ है 800 रुपए, बहुत ध्यान सुना, 800 रुपए का बैलेंस बचा है, और इसकी लाइबिलिटी 200 रुपए बची है जो मुझे देनी है। इसका बैलेंस मैंने यूज कर लिया, बट 200 रुपए की लाइबिलिटी मेरी और बची है जो मुझे देनी है। अभी तक क्या होता था, बोल रहा हूं, अभी तक क्या होता था कि 200 रुपए मुझे इसमें जमा करवाने पड़ते थे, और ये 800 रुपए एज इट इज रहता था। गवर्नमेंट कहती थी नहीं भैया 800 रुपए ना तो इसी में यूज करेगा, तू और कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकता। कैश लेजर में ये अभी तक का लो था, ठीक है जी। अच्छा अब सोच के बोलना, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस 800 रुपए को तू क्या यहां यूज कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है। अब पहले 800 के 800 होते थे और 200 रुपए मुझे यहां जमा करवाना पड़ते थे अगर मुझे पेमेंट करनी होती थी, ये काम अभी तक होता था।
अब गवर्नमेंट कह रही है 800 से यहां चला जा, तो अब ये तेरे कितने रुपए रहेंगे, 600 रुपए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 200 रुपए का रिफंड हो गया? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि 200 रुपए का रिफंड यहां से हो गया, मतलब 200 रुपए यहां से रिफंड हो गए और यहां पे डिपॉजिट हो गए? यस या नो? आंसर इज यस। क्योंकि सर अगर 800 से 600 हो गए तो एक तरह से 200 मुझे मिल गए और मिलने के बाद मैंने वहां जमा करवा दिए, तो यहां से रिफंड होके वहां डिपॉजिट हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आपको मैं अमेंडमेंट दिखाऊं, ये देखो, अब ध्यान से पढ़ना, अब ध्यान से पढ़ना। बेयर लॉ क्या कहता है? ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मैं दोबारा बोलूंगा कैश लेजर, मैं दोबारा बोलूंगा कैश लेजर। क्यों? क्योंकि रटने वाले बच्चे सामने कहीं बैठे हैं, उनको सिर्फ लेजर लेजर दिख रहा है, कौन सी लेजर है वो दिख ही नहीं रहा। तो अमेंडमेंट कैश लेजर की है, क्रेडिट लेजर की नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है जी। देखो अब कहां जमा कर सकते हैं? टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी, कैसे भी करो, इन सच फॉर्म, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो ये, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी डिपोजिटेड इन द सेट लेजर। इसको हम डिपॉजिट मान लेंगे, आपने जमा करवा दिया। और यहां पे अब देखना जी, अब ये सारा जो इंटर हेड एडजस्टमेंट हो रही है उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म का नाम है जीएसटी PMT 09। ये फॉर्म आपको याद करना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमें इंटर हेड ट्रांसफर करनी है, इंटर हेड अगर हमने ट्रांसफर करनी है, उसका फॉर्म क्या है? जीएसटी PMT 09, जीएसटी PMT 09, जीएसटी PMT 09, जीएसटी PMT 09। ये फॉर्म हम भरते हैं तब हम इंटर हेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब देखो री, मैंने यहाँ पे एनालिसिस, अभी आप लिख सकते हो, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? इंटर हेड ट्रांसफर इज नाउ अवेलेबल, अलाउड है बिटवीन मेजर हेड और माइनर हेड। मेजर हेड का मतलब पता है क्या होता है? मेजर हेड का मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, इसके अंदर जो बैलेंस बचा है। और माइनर हेड का मतलब क्या होता है कि भैया सीजीएसटी का बैलेंस है, उसमें उसका टैक्स कितना है, उसका इंटरेस्ट कितना है, उसकी फीस कितनी है, उसकी पेनल्टी कितनी है, इसको माइनर हेड बोलते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, ये आपके सामने है, ठीक है री, ये आपके सामने है, देखो री, अब ये जीएसटी पोर्टल आपके सामने है ना, तो यहां पे ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, ये चारों हैं मेजर हेड। और अब आईजीएसटी में, आईजीएसटी का टैक्स कितना बनता है, उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, उसकी फीस कितनी बनती है, उसकी पेनल्टी कितनी बनती है, और कोई अगर भुगतान है वो कितना बनता है, ये जो है ये आपके माइनर हेड है। तो सिंपल सी बात ये आ रही है कि भैया आप मेजर हेड को माइनर हेड में आप कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो और माइनर हेड का बैलेंस मेजर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ना कई बच्चों के नाम सुन के ना बड़ी घबराहट होती है कि मेजर हेड और माइनर हेड क्या है। मेजर हेड का मतलब जो आपके मेन जीएसटी है, कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, ठीक है। और माइनर हेड का मतलब क्या होगा? उनका जो पेमेंट टैक्स की है वो, और बाकी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और ये सारे के सारे क्या हो गए? ये माइनर हेड हो गए। तो आपस में क्रॉस ट्रांसफर जो होगा अब अलाउड कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे प्रोफेशनल वाले हैं या एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं, अब ये ध्यान दें कि आपस में इंटर हेड और इंटर हेड ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं है कैश लेजर के अंदर। क्रेडिट लेजर जैसे पहले था आज भी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है जी। लोरिया मुझे आंसर दो फटाफट से। अब यहाँ पे बैलेंस 2000 रुपए कम है, यहाँ 1000 रुपए कम है और यहाँ 5000 रुपए ज्यादा है, तो ओल्ड लो में ट्रांसफर नॉट अलाउड। न्यू लो में इंटर और इंटर हेड ट्रांसफर अलाउड हो गया, तो इस 5 में से 2 यहां भेज दूंगा, इस 5 में से 1 यहां भेज दूंगा, तो ये लाइबिलिटी मेरी खत्म, ये लाइबिलिटी मेरी खत्म, और मेरा बैलेंस 2000 रुपए का अभी भी बच जाएगा। तो रटने वाला बच्चा क्रक्स बस इतना ध्यान दे, मेरा पैसा कैसे भी यूज करूं, मेरा पैसा कैसे भी यूज करूं, मेरा पैसा मेरी मर्जी, मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं कैसे भी यूज करूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बड़ी बातें तब होंगी जब वो कैश लेजर का बैलेंस होगा। क्रेडिट लेजर के अंदर यूज कैसे करना है वो सारी बातें आपने क्लास में पढ़ी हैं। बात समझ में आ गई जी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि भैया आईजीएसटी का बैलेंस बचा कैश लेजर में 5000 और सीजीएसटी की लाइबिलिटी देनी है 2000, तो क्या इसके कैश लेजर का बैलेंस उसकी लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज यस। सीजीएसटी का बैलेंस है 3000, पेमेंट करनी है एसजीएसटी की, आंसर इज यस। सीजीएसटी का इंटरेस्ट देने के लिए बैलेंस बचा है 200 रुपए और मुझे लाइबिलिटी आईजीएसटी की देनी है, तो क्या ये इंटरेस्ट का 200 रुपए उसकी लाइबिलिटी में जा सकता है? आंसर इज यस। कैसे मर्जी आपस में भागो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट थी। टाइम मैंने लगा दिया 15 से 20 मिनट, ठीक है जी। कई बच्चे उठ के भाग गए हैं, बट वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत
ये तब होती है जब समझ में ना आए। तो उम्मीद करूंगा जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनको ये अमेंडमेंट समझ में आ गई होगी कि अमेंडमेंट आई क्या है। अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है कि कैश लेजर का बैलेंस जिस नाम से है अब उसी में यूज होगा, ये नहीं है अब जरूरी आप आपस में कैसे भी यूज कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपकी एनालिसिस है, इसको आप नोट कर लेना, एग्जाम्पल ये लिख लेना। ठीक है जी, मेरा पैसा, ठीक है जी, मैं कहीं यूज करूं मेरी मर्जी, तुम्हें क्या फर्क है। अब इसका क्रक्स ये निकल के आ रहा है। ठीक है जी, अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर हो गई। लो जी, अब यहां पे अमेंडमेंट नंबर 2 पे आ रहा हूं जी। अब अमेंडमेंट नंबर 2 है, अमेंडमेंट नंबर 2 हमारी है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। याद करो आपने पेमेंट के चैप्टर में ना इंटरेस्ट वाला पॉइंट किया था, आपको मैंने बताया भी था कि जब भी आप पेमेंट में कोई डिले करते हो, जब भी आप पेमेंट में कोई डिले करते हो 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगता है। और अभी तक ना ये इंटरेस्ट लगता था ग्रोस वैल्यू पर। अभी तक लो में ना क्लैरिफिकेशन नहीं थी, तो यहां पे आर्ग्यूमेंट होते थे। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि असेसी बोलता था मैं ग्रोस वैल्यू पर इंटरेस्ट क्यों दूं, डिपार्टमेंट बोलता था हम तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ग्रोस वैल्यू पर। अब बच्चा कह रहा है पहले तो ये बताओ ये ग्रोस वैल्यू पर क्यों दूं, ये ग्रोस वैल्यू पर क्यों ना दूं, उसको समझने से पहले आप ये तो बताओ ग्रोस वैल्यू का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पर्सन की जीएसटी की लायबिलिटी निकल के आ रही है 50,000 में, और क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस बचा है 30,000 पे। अब मुझे गवर्नमेंट को 50,000 पे देने हैं, सोच के बोलना, मुझे गवर्नमेंट को 50,000 पे देने हैं और मुझे गवर्नमेंट से लेने कितने हैं, 50,000 पे देने हैं, लेने कितने, लेने तो कुछ है ही नहीं नालायक, आगे सामने लिखा हुआ है मुझे गवर्नमेंट से 30,000 पे लेने हैं, लिखा तो है क्रेडिट लेजर, और क्रेडिट लेजर का मतलब ही क्या होता है कि मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। तो अगर मुझे गवर्नमेंट को 50,000 पे देने हैं और मुझे गवर्नमेंट से 30,000 पे लेने हैं, तो मुझे गवर्नमेंट को नेट और कितने देने हैं, 20,000 पे देने हैं ना। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती थी इंटरेस्ट जो चार्ज होगा ना वो 50,000 पर होगा, अगर तुमने पेमेंट में डिले किया हम 20,000 पर चार्ज नहीं करेंगे। कितनी बड़ी हार्डशिप है यार, कितनी जबरदस्त हार्डशिप है। भैया मैं 50,000 पर इंटरेस्ट क्यों दूं, आप खुद सोच के बोलना। आपके फादर साहब की लाइबिलिटी 50,000 है और आपके फादर ने गवर्नमेंट से 30,000 पे लेना है, तो नेट आपके फादर ने 20,000 पे ही तो देना है। और अगर पेमेंट में पापा ने डिले कर दिया तो पापा इंटरेस्ट 20 पर पे करें, 50 पर क्यों पे करें, बट अभी तक 50 की बात होती थी। हाँ, अगर आपके फादर का केस डिपार्टमेंट ने खोल दिया, आपके फादर चोर है, चलो बुरा लग जाएगा आपको, मान लो मैं चोर हूं, मैंने कोई डिफॉल्ट किया, मेरी इंटेंशन ही गलत है, अगर फिर मैं पेमेंट में डिले कर रहा हूं तो भैया फिर तो ग्रॉस वैल्यू पर लगना बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर मैं दोषी करार हो चुका हूं, अगर मैं चोर हूं, मेरे इंटेंशन ही गलत है, मेरी सोच ही गलत है, मैंने जानबूझ के चोरी की है, फिर मैं डिले कर रहा हूं तो ग्रॉस वैल्यू बनती है। बट जब मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूं, मैंने जानबूझ के चोरी नहीं की, जानबूझ के डिले नहीं किया, और उस केस में ग्रॉस वैल्यू पर लगे, तो कितनी बड़ी हार्डशिप है। तो अब गवर्नमेंट ने यहां पे अमेंडमेंट कर दी है कि भैया हम अब जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो नेट लाइबिलिटी पर जो होगा वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हाँ, अगर तुम्हारा केस 73, 74 वाला है, मतलब बोनाफाइड इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन, अगर तुम्हारा केस पकड़ा गया, डिपार्टमेंट ने तुम्हें दोषी करार दे दिया, उस केस में जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो ग्रोस वैल्यू पर होगा, फिर वो नेट वैल्यू पर नहीं होगा। बट ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट तभी तो लगेगा कि अगर आपने पेमेंट जब की है वो लेट की है। अगर आपने टाइमली ही पेमेंट कर दी है फिर तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं होगी ना, क्योंकि जिस टाइम पेमेंट करनी थी उससे पहले आपने पेमेंट कर दी या उस दिन पेमेंट कर दी, फिर तो टाइमली है, नो इंटरेस्ट। बट अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट के बाद की है उस केस में इंटरेस्ट लगेगा, बट नेट वैल्यू पर। हाँ, अगर तुम्हारा केस डिफॉल्टर वाला है उस केस में ग्रोस वैल्यू पर लगेगा, ये बात ध्यान दो। सर ऐसे मत करो आप, आपने आपने हमसे कमिटमेंट की थी कि आप अच्छी तरह समझाओगे, आप एग्जाम्पल भी साथ में दोगे। मेरे मेहरून कलर के बच्चे, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, ये देखो नीचे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दी है, तो टेंशन मत लो सर, इधर देखो ध्यान से। अब ये आपकी ग्रीन कलर की अमेंडमेंट है, ठीक है, बाकी पुराना लो है, ये एक्सेप्शन यहां पे ऐड हो गई है। इस एक्सेप्शन का मतलब क्या, सिंपल लिख लेना, नाउ इंटरेस्ट पेबल ऑन नेट टैक्स लाइबिलिटी इंस्टेड ऑफ ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी। अब जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी होगी वो नेट टैक्स लाइबिलिटी पर होगी, ग्रोस वैल्यू पर नहीं जाएगा। बट इफ रिटर्न फर्निश आफ्टर ड्यू डेट, अगर आपने रिटर्न फाइल किया ड्यू डेट के बाद और पीओ ने इनिशिएट कर दी प्रोसीडिंग 73, 74, उस केस में ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी होगी। मतलब इनिशिएट प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, वही आप चोरी वाला केस है, आप डिफॉल्टर हो, उस केस में अगर प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो चुकी है तो ग्रोस लाइबिलिटी की बात आएगी। ठीक है, आपको मैं यहां पे दिखाता हूं क्वेश्चन। मिस्टर विनोद, ओह माय गॉड सर, विनोद का नाम आपने लेके ना कुछ याद करवा दिया। विनोद, पता है विनोद कौन है, आपके घर के साथ ही तो रहता है।
हाँ हाँ हाँ, देखो फटाफट देखो क्या कह रहा है। मिस्टर विनोद इज रजिस्टर्ड पर्सन, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर आपकी फाइलिंग की ड्यू डेट है। एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो सेम, पेमेंट की डेट भी सेम है। ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी 20 लाख की है और क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस भरा 14 लाख का। अब पहला केस है पेमेंट और फाइलिंग जो आपने की है 15 दिसंबर को की है। अब सोच के बोल देना लास्ट डेट 20 दिसंबर है। अब अगर लास्ट डेट आपकी 20 दिसंबर है और आपने पेमेंट कर दी है 15 दिसंबर को, तो आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी ना। और अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दी है तो सोच समझ के बोलना, क्या उस केस में इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? एक बच्चा कह रहा है लगेगा। एक बात मुझे सोच के बताओ नालायकों, आपने मुझे 20 तारीख को पेमेंट करनी थी, 20 तारीख के बाद पेमेंट कर दे तब इंटरेस्ट लगता। आपने मुझे पेमेंट ही 15 को कर दी, और अगर पेमेंट ही आपने 5 दिन पहले कर दी तो इंटरेस्ट किस बात का? पहला केस वही है। तो भैया इस केस में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, और अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो ग्रोस लाइबिलिटी या नेट लाइबिलिटी का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर पेमेंट आपने किया 25 जनवरी को तो आपने डिले कर दिया भैया, आपने यहां पे डिले कर दिया। अब अगर यहां पे डिले कर दिया तो इंटरेस्ट लगेगा। देखो यहां पहला केस नंबर 1 का आंसर, नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट लाइबिलिटी सिंस रिटर्न फर्निश विद इन ड्यू डेट। और अगर आपने पेमेंट टाइम पर नहीं की तो अमेंडमेंट से पहले इंटरेस्ट लगता था 20 लाख पर। भाई साहब कितनी बड़ी दिक्कत है, मतलब मेरी ग्रोस लाइबिलिटी 20 लाख की थी तो 20 लाख पर इंटरेस्ट लग गया 18%। और कितने दिन का? तो यहां पे आप देख लो 20 दिसंबर है तो 25 दिन जनवरी के और 11 दिन दिसंबर के, 36 दिन का इंटरेस्ट लगता था सर। 36 दिन का इंटरेस्ट, 36 दिन का कितना? 35,507 रुपए का ये इंटरेस्ट लगता था अभी तक। ये बिफोर अमेंडमेंट है। अब आफ्टर अमेंडमेंट जो है 6 लाख पर लगेगा, नेट जीएसटी लाइबिलिटी पर लगेगा, और कितना आएगा? 10,652 रुपए। इतना इंटरेस्ट आपका कम हो गया। तो कितनी हार्डशिप होती थी पहले। तो सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि भैया इंटरेस्ट निकाल के बताओ, तो इंटरेस्ट आप ग्रोस वैल्यू पर निकालोगे, नेट पे निकालोगे? फटाफट से बोल दो जी, ग्रोस पे निकालोगे, नेट पे निकालोगे? सर नेट पे निकालेंगे। जितने मेरे को नेट लाइबिलिटी और देनी है उस लाइबिलिटी पे मुझे इंटरेस्ट पे करना है, ग्रोस वैल्यू पर मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना। ये बात ध्यान देना, ठीक है रे। और वो इंटरेस्ट देना तब है, हर केस में मत निकाला ना। इंटरेस्ट तभी देना है अगर पेमेंट आपने ड्यू डेट के बाद की हो। अगर पेमेंट आपने विद इन ड्यू डेट कर दी है उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो जितने दिन का भी आपने डिले किया होगा उतने दिन का इंटरेस्ट निकाल देना, बट वो नेट वैल्यू पर निकालना, ग्रोस वैल्यू पर नहीं निकालना। हां, यहां पे मैं 20 लाख ही लेता, यहां 20 लाख ही लेता अगर ये वाला केस मेरा वो होता जिसमें पीओ ने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी है, मैं डिफॉल्टर हूं, डिफॉल्टर वाला केस है, फिर 20 लाख पे निकालूंगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा 6 लाख पे निकालोगे। हम ये मानेंगे ही नहीं मैं डिफॉल्टर हूं, फिर तो भैया नॉर्मल केस है, इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं 6 लाख रुपए लूंगा। ये बात ध्यान देना, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो ये आपकी सेकंड अमेंडमेंट है पेमेंट के चैप्टर में, एप्लीकेबल सभी बच्चों के लिए है। इसके अंदर कोई ये नहीं है एग्जी प्रोफेशनल सीए, कुछ सबके लिए एप्लीकेबल है, इसके अंदर होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी, अब लास्ट अमेंडमेंट है, लास्ट अमेंडमेंट आज की क्लास के, आज के सेशन की, रूल नंबर 86 कैपिटल ए। ये इन्होंने नया इंसर्ट किया, देखो लिखा है ना इंसर्टेड रूल, ये भी नया इंसर्ट किया। और इतना जबरदस्त रूल इंसर्ट किया ना, जितने भी लोग घपलेबाजी करते थे, जितने लोग चोरी करने की कोशिश करते थे, जो लोग गवर्नमेंट का फायदा उठाने की कोशिश करते थे, जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त एक्शन ले लिया। बच्चा कहता है सर क्या लिया? अब मैं आपको बताता हूं। एक बात मैंने सोच के बोलना सर, ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस आपका है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, ये आपका है। मान लो इसमें बैलेंस बचा 14,000 पे, इसमें बैलेंस है 10,000 पे, इसमें बैलेंस 10,000 पे है। पहले तो मुझे मेरी पूरी फैमिली बता दे इस बैलेंस का भी यूज कैसे कर सकते हो। आईजीएसटी क्रेडिट कैसे यूज करोगे? फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी, एसजीएसटी कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजीएसटी फर्स्ट सीजीएसटी देन आईजीएसटी, एसजीएसटी फर्स्ट एसजीएसटी और देन आईजीएसटी, और ऑर्डर क्या है? फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी और देन एसजीएसटी। ये सारी बातें आपने क्लास में की है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब प्लीज ध्यान सुनना, मेरा ना ये बैलेंस बचा है, मेरा ये बैलेंस बचा है। अब रूल 86 ए ये बात कहता है विवेक हाथ मत लगा दियो उसको, इस बैलेंस को हाथ मत लगा दियो। मैंने कहा सर मुझे पेमेंट करनी है, कह रहे हाथ मत लगा दियो, हम ये सारा बैलेंस तेरा ब्लॉक कर देंगे, हम ये सारा बैलेंस तेरा ब्लॉक कर देंगे अगर इनमें से कोई भी एक केस में तू कवर हो गया। रूल नंबर 86 कैपिटल ए, दैट इज ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी बैलेंस। इट मींस अगर मेरा
क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस बचा है, उस बैलेंस को भी गवर्नमेंट कह रही है हम ब्लॉक कर देंगे। बच्चा कहता है वो तो 17.5 में था सर, वो तो 17.5 में था, वो आईटीसी ब्लॉक का था, उसमें तो ये लिखा था हम आईटीसी लेने ही नहीं देंगे। सर 17.5 मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, फूड बीवरेज, क्लब मेंबरशिप, उसमें आईटीसी ब्लॉक था, वो तो आईटीसी ले ही नहीं सकते थे। अब गवर्नमेंट कह रही आईटीसी ले लिया, बैलेंस बचा है, इसको ब्लॉक कर देंगे। आईटीसी ले लिया, बैलेंस दिख रहा है ना, इसको ब्लॉक कर देंगे। कब? अगर इनमें से किसी भी एक केस में कवर हो गए। तो मेरी पूरी फैमिली ये बात याद है, 17.5 एंड 86 कैपिटल है, इन दोनों के अंदर फर्क है। उसमें आप आईटीसी ले ही नहीं सकते, आईटीसी स्टार्टिंग से ही ब्लॉक है, इसमें बैलेंस को ब्लॉक कर रहे हैं। हेडिंग पढ़ो एक बार, कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचा है, उसको यूज करना है, कुछ कंडीशन है, नहीं तो ब्लॉक है, उसको तुम हाथ में लगा पाओगे। सर ऐसा गवर्नमेंट ने क्या देख लिया, बहुत लोग चालू पंदे करते थे। और इंडिया में क्या है सर, टैक्स प्लानिंग बता दो बस, सर टैक्स इवेजन बता दो, हम टैक्स ना पे करें सर किसी भी तरह से। अब गवर्नमेंट को पता लग गया कि लोग ये काम करते थे, और गवर्नमेंट ने एक रूल ही इंसर्ट कर दिया कि अगर इनमें से कोई एक केस हो गया ना, हम तुम्हारा बैलेंस ब्लॉक कर देंगे, उसको तुम हाथ भी मत लगा देना, तुम यूज ही नहीं कर पाओगे। तो देखो यहां पे गवर्नमेंट ने कमिश्नर को पावर दी है, और जो ऑफिसर कमिश्नर ऑथराइज करेगा उसको पावर दी है कि तुम आईटीसी ब्लॉक कर सकते हो, तुम आईटीसी को रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि इस बैलेंस को यूज नहीं कर पाएगा। किस केस में? अभी देखो ये सारे केस गवर्नमेंट ने बताए हैं, ये पूरा लो आपके सामने है, ठीक है जी। अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में यहां पे एनालाइज कर रहा हूं, इसको आप लिख सकते हो, बाद में लिख लेना, भी पहले समझ लो, कई बच्चे भी लिखने बैठ जाते हैं, बाद में आराम से लिखना, पहले समझ लो। ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन एंड रिफंड, हम आईटीसी की यूटिलाइजेशन ब्लॉक कर देंगे, रिफंड भी नहीं मिलेगा। किस केस में? आईटीसी में बी ब्लॉक इफ केस इज कवर्ड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से अगर किसी भी सिचुएशन में तुम फॉल कर जाते हो, तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। सबसे पहली सिचुएशन, सप्लायर जो गुड सप्लाई करे रजिस्टर्ड पर्सन, नोट एग्जिस्टेंस और नोट कंडक्टेड एनी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, गुड्स और सर्विस नोट रिसीव बाय रेसिपिएंट। मतलब जिससे मैंने सामान परचेज किया एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस दिखा दिया मैंने उससे परचेज किया, वहां जाके देखा है ही नहीं कोई, भूत बंगला है, ये बंगला है, कोई है ही नहीं वहां पे, बिल्डिंग खाली पड़ी है, बस बिल पे दिखा दे रही ये वाला सप्लायर है, इसका जीएसटी नंबर है, ये है, उसने जीएसटी चार्ज किया है, बात खत्म। मैंने आईटीसी ये ले लिया। अब मैंने सोचा कि गवर्नमेंट कौन सा उसके घर जाके देखेगी, गवर्नमेंट ने कहा अब हम घर जाके देखेंगे। अगर हमें पता लग गया वो सप्लायर है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रहा, वहां पे कोई उसका लेना देना ही नहीं है, तो भैया हम तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। या तुमने अगर गुड्स रिसीव नहीं किया, वो तो मैंने पहले भी बताया था आपको, वो तो कंडीशन में ही लिखा हुआ है कि गुड्स रिसीव करना जरूरी है। तो मैंने भी ये बात ध्यान दो, सप्लायर अगर एग्जिस्ट नहीं करता, सप्लायर अगर कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रहा, अगर गवर्नमेंट को यह पता लग गया, तुम्हारा आईटीसी का बैलेंस ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन है आईटीसी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट बट सप्लायर नॉट पेड जीएसटी टू गवर्नमेंट। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है कि मैंने अवेल कर लिया बट उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया। याद करो 16 सेक्शन 16 की कंडीशन, सप्लायर अगर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा तब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। उसने पे नहीं किया, मैंने पहले अवेल कर लिया प्रोविजनल बेस पे, फिर उसने पेमेंट ही नहीं की, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई जो तेरा बैलेंस हमें दिख रहा है ना, ब्लॉक है, इसको तो यूज नहीं कर पाएगा। तो पहली कंडीशन, सप्लायर कहां है, सप्लायर कहां है, सप्लायर कहां है, सप्लायर कहां है, पता ही नहीं लग रहा, सप्लायर को ढूंढ रहे हैं, चंपा 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 चंपा, कहां है चंपा, पता ही नहीं लग रहा। दूसरी कंडीशन, सप्लायर जो है उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया, तुम्हारा आईटीसी का बैलेंस ब्लॉक है। तीसरी सिचुएशन, रेसिपिएंट मतलब मैं, फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस नॉन कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, मैंने आईटीसी अवेल कर लिया और मैंने वो सामान पर्सनल यूज के लिए लिया, घर के लिए लिया, मैं कहीं प्रीमाइसेस से कोई रजिस्टर्ड प्रीमाइस नहीं है मेरी, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, नकली रेसिपिएंट। मैंने कहता है ना, आप नाम सुना होगा बोगस इनवॉइस, फेक इनवॉइस, तो ऐसे फेक रेसिपिएंट भी होते हैं। उसने किसी के नाम पर बिल काटा, किसके नाम पर बिल काटा वो है ही नहीं, उसने वाई के नाम पर बिल काटा, क्यों सर, उसने खर्चा दिखाना होगा, उसने खर्चा दिखाने के लिए बिल काट दिया, अगले वाला रेसिपिएंट है ही नहीं, ठीक है। और रेसिपिएंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो गवर्नमेंट ने बोला इस केस में ये भैया बैलेंस कैसे शो कर रहा है फिर क्रेडिट का,
तो अगर ये बैलेंस है, ये ब्लॉक है, यूज नहीं कर सकता कोई भी। क्यों? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर नॉन एग्जिस्ट है या नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस, तुम कोई बिजनेस कैरी नहीं करे रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है, तुम्हारी प्रीमाइसेस है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है और तुमने आईटीसी ऐसे ही ले लिया, तो तुम्हारा बैलेंस ब्लॉक हो जाएगा। और लास्ट सिचुएशन, रेसिपिएंट अवेल आईटीसी विदाउट टैक्स इनवॉइस। ये तो आपको पहले भी कहा था, टैक्स इनवॉइस होना बहुत जरूरी है, डेबिट नोट होने बहुत जरूरी है, उसके बिना अगर आपने आईटीसी ले लिया है तुम्हारा बैलेंस ब्लॉक हो जाएगा। एक बच्चा कहता ओ माय गॉड, कहता सर 2 कंडीशन सप्लायर की 2 कंडीशन रिसीवर की। यार तुम दिल जीत लेते हो कसम से, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से तुमने कैच किया। देखो पहली 2 बातें सप्लायर की हैं, पहली 2 बातें सप्लायर की हैं और दूसरी 2 बातें रेसिपिएंट की हैं। पहली बात में सप्लायर कहां 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 नहीं पता, कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रहा। दूसरे केस में उसने जीएसटी पे नहीं किया, तीसरे केस में मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और चौथे केस में, बोलो फटाफट से, चौथे केस में मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस नहीं है, मेरे हाथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके वजह से आईटीसी क्लेम करूं। तो भैया अगर इन 4 में से एक भी सिचुएशन होती है तो उस केस में हम तुम्हारा आईटीसी क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक मतलब स्टार्टिंग से नहीं, जो बैलेंस शो कर रहा है क्रेडिट लेजर में उसको तुम यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये रिस्ट्रिक्शन अपने आप खत्म हो जाएगी 1 साल के बाद। आप सब जानते हो 1 साल की ही लिमिट होती है आईटीसी लेने की, जब 1 साल ही क्रॉस हो गया तो ये रिस्ट्रिक्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहां पे ये है, और यहां पे अनब्लॉक हो सकता है अगर आप सफिशिएंट रीजन देते हो, सेटिस्फाइड कर देते हो। जेन्युइन रीजन वाले केस में वही आपको सुनने का मौका दिया जाएगा, अगर जेन्युइन रीजन है तो आपका अनब्लॉक भी कर सकते हैं। बट अगर आप इनमें से कहीं पर भी कवर हो जाते हो, ये देखो ये सारा बेयर लो है, 4 कंडीशन है ना, ए बी सी और यहाँ पे डी, वही 4 कंडीशन मैंने सिंपल लैंग्वेज में आगे लिखी है। ठीक है, अब अगर आप ये पढ़ोगे डिटो सेम लैंग्वेज मैंने यहां से उठा के उसको सिंपल लैंग्वेज में यहां पे फ्रेम कर दिया ताकि मेरी फैमिली के बच्चों को दिक्कत ना हो। तो अब जाके 3 अमेंडमेंट हमारी खत्म हुई है जी। टाइम हमारा काफी लग गया, अमेंडमेंट सिर्फ 10 मिनट की थी। अगर मैं बताऊं आपको, मैं दिखाऊं 10 मिनट की कैसे थी। अगर मैं अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करता, अगर आपने सही तरीके से पहले रिवाइज किया होता और मैं ये ना देखता कि समझ में आएगा नहीं आएगा, तो पता कैसे होता। सबसे पहले अमेंडमेंट जी आई है आईटीसी में, आईटीसी में अमेंडमेंट ये आई है, क्रेडिट लेजर में आप कैसे यूज करते हो उसमें कोई चेंज नहीं आया। कैश लेजर में आप पहले करते थे, जो जिसका बैलेंस है उसी में यूज होगा। अब गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, अब कैसे भी यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेंडमेंट नंबर 1 खत्म, बताओ आपको पता भी ना लगता। और जब आपने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए ना तब आपको समझ में आया, और जब मैंने आपको दिखाया कि प्रैक्टिकली कैश लेजर कैसे होता है, कैसे बैलेंस होते हैं, तो अब ये देखो ये कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चा कह रहे क्या कर रहे हो, इधर देखो नलायको ध्यान से। अब यहां पे आईजीएसटी में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। सीजी में कितने कॉलम है, 5। एसजी में कितने कॉलम है, 5। सेस में कितने कॉलम है, 5। तो 5 और मल्टीप्लाई 4, तो 20 तरह के ट्रीटमेंट हो गए। तो गवर्नमेंट कहती है आपस में इसको ऐसे कर लो, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रैक्टिकली है। और दूसरा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने करवाया है आपको, ये बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि भैया कैश लेजर को कैसे भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहां पे टाइम लग गया। और दूसरी अमेंडमेंट आपको बताइए मैंने, इंटरेस्ट अब नेट लाइबिलिटी पे लगेगा, ग्रोस लाइबिलिटी पे नहीं लगेगा। ठीक है जी, हाँ अगर 73 74 वाला केस है तो ग्रोस वैल्यू पे लग सकता है। और तीसरी अमेंडमेंट ये है कि आपका क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है, बैलेंस जो है उसको हम यूज करने नहीं देंगे, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। कब, या तो सप्लायर ही नहीं है, या सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया, या रिसीवर ही नहीं है, या रिसीवर के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इन 4 में से कोई भी एक केस होगा तो भैया कमिश्नर वहां पे तुम्हारे आईटीसी के बैलेंस पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है, ब्लॉकिंग एक्टिविटी लगा सकता है। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट थी पेमेंट के चैप्टर में, इसके अलावा कोई सिंगल अमेंडमेंट नहीं है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करूंगा आप ये भी नहीं कहोगे सर टाइम पर ज्यादा लगा दिया, ज्यादा लगाया सिर्फ आपके लिए। आप ये मत सोचना कि सर आप वेले हो, सर मेरे पास भी बहुत काम है, फैमिली को तो मैं टाइम दे ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले इस फैमिली को निकालना है जिनका एग्जाम दिसंबर में है, क्योंकि आपकी खुशी मेरी फैमिली खुशी से बहुत ज्यादा है। क्योंकि सर मुझे नहीं पता कई बच्चे कब से ट्राई कर रहे होंगे एग्जाम देने की, किन के दिल में इच्छा होगी कि बस इस बार मैं एग्जाम निकाल दूं। अगर उनका दिल खुश हो गया तो क्या मुझे दुआ नहीं मिलेगी? और अगर आपकी मुझे दुआ मिल गई तो और मुझे क्या चाहिए? तो सिंपल सी बात है, बस सोचने का नजरिया है सर, सोचने का नजरिया है। ठीक है ना, कई लोगों को लगता है यार ऐसा कैसे होता है, ऐसा हो सकता है, सिर्फ सोच चेंज करनी है। अगर सोच पॉजिटिव बनाओगे तो लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 में।
नेक्स्ट चैप्टर रजिस्ट्रेशन का, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें भी छोटी छोटी अमेंडमेंट है, बट घबराना मत, सिंपल सी अमेंडमेंट है, वो भी हो जाएंगी। आपको देखने में बड़ी लग रही होंगी, बट अमेंडमेंट बड़ी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी है, आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ठीक है जी। और देन फिर अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 और 8 जो आपके बैलेंस छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो 8 अमेंडमेंट क्लास जीएसटी की लगेंगी, 1 अमेंडमेंट क्लास इनकम टैक्स की लगेगी और 1 अमेंडमेंट क्लास कस्टम की लगेगी। 10 अमेंडमेंट क्लास में दिसंबर की कंप्लीट अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। चाहता तो मैं 1-2 अमेंडमेंट क्लास में भी खत्म कर सकता था, बट मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल ये मानता है जितने इतने टॉपिक आप करते जा रहे हो उतने उतने टॉपिक की रिवीजन भी साथ साथ करो, क्योंकि जहां अमेंडमेंट खत्म वहां टॉपिक भी खत्म। आज जाते ही पेमेंट का चैप्टर कर लेना जी, पेमेंट का चैप्टर कर लेना। कोई भी डाउट होगा मुझे समझ लेना, डाउट सेशन आपके होते हैं, ठीक है जी। इस संडे मैंने नहीं लिया, इस संडे मैंने नहीं लिया क्योंकि घर में 1-2 अर्जेंट काम थे, काफी टाइम से पेंडिंग थे, मुझे जाना पड़ गया। बट सैटरडे मैंने लिया था, बट टेंशन मत लो, संडे का डाउट सेशन मैंने कहा था कि इस वीक में आपका ले लूंगा, तो बुधवार ले लूंगा या वीरवार ले लूंगा, आपको बता दूंगा मैं, ठीक है जी। बस उसकी टेंशन मत लेना, डाउट्स अपने जितने मर्जी हैं डाउट सारे इकट्ठे कर लो, सारे मैं ले लूंगा, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। दोनों हाथों से मेरी पूरी फैमिली को जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, लव यू सो मच। खुश रहो हमेशा, बस खुश रहो हमेशा, बढ़ते रहो, भगवान आपको बहुत आगे लेके जाए, बहुत तरक्की आपको दे, पेरेंट्स का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो और प्यार देते रहो अपना, इस तरह से मुझे मोटिवेशन देते रहो ताकि मैं आपकी और आपकी फैमिली के लिए दिन रात काम करता रहूं।